मैंने शो किया, हाँ ठीक है, और पेमेंट आधी मिल गई, हाँ, और वो जो आधी मिलनी थी ना वो एंड में मिलनी, वो एंड में ऐसे मिली कि मैंने उनको कंटिन्यूसली व्हाट्सएप किया। पहले वो मेरे पीछे भागते हैं शो से पहले, वो आपके पीछे भागते हैं, शो के बाद आप उनके पीछे भागते हो। ये बड़ा सीन है। दे दो यार। कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी का नहीं पूछते। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार यू आर डूइंग इट फॉर द मनी, यू गो देयर, आप परफॉर्म करो, पूरा मीटर ऑन करो, घर पे आप खाना खाओ, पानी साथ लेके जाओ, जो भी लेके जाने साथ लेके जाओ। उन्होंने दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल फाइन। मुझे एक बंदे ने अभी 2 दिन पहले शो पे गया, माइक नहीं उसके पास, क्लिप ऑन माइक लगता है राइट, सैक्सोफोन, मुझे बोल रहा है माइक है, कॉर्डलेस माइक, ऐसा दिखा है, वो हैंड माइक दे रहा है मुझे, ऐसा कि मैं एक हाथ से बजाऊं और एक हाथ को यहाँ रखूं मैं, लाइक एक बंदा साथ दे दिया, वो खड़ा, फिर बोल रहा है कोई बात नहीं, बंदा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा परफॉर्मेंस करते हो बैठ जाएगा मेरे साथ, लाइक हाँ लेनी जंग घूमे, अच्छा ऊपर माइक नीचे। हम लाइक यार तो गुस्सा भी आ रहा होता है, परफॉर्मेंस भी करनी है और स्ट्रेस भी आप ले रहे हो। हाँ, बिकॉज़ मैंने बोला यार ठीक है, माइक के बगैर बजाया शो, शो मस्ट गो ऑन सर। तो आवाज लोगों को आ रही, बस सैक्सोफोन की आवाज जितनी आनी थी वो आ गई, अभी मैं क्या करूं, आई कांट स्ट्रेस माई सेल्फ फॉर दैट स्टूपिड इडियट। तो यहाँ ऐसे भी कार्टून मिलते हैं हम लोग को। So guys, today I have a very good friend with me. He's been doing music for since he was 8, but 20 साल से प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहे हैं, और ये योर रन ऑफ द मिल पाकिस्तानी म्यूजिशियन नहीं है। ही प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट प्लेड बाय एन एवरेज पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा भी जब बचपन में दिल होता था कि सिंगर बनेंगे, तो गिटार कोई पकड़ा देता था, कहता ये 4 कॉर्ड बजाओ और तुम सिंगर बन जाओगे। बट नॉट हिम, ही इज़ वर्कड रियली हार्ड एंड ही इज़ अ पियानिस्ट, ही इज़ अ saxophone player, he's my great friend, we've done a song together as well. Lenny, how are you? I'm good, Ali. How are you? I am good. We've done 2 songs together, by the way. We've done 2 songs together. Yeah, sorry. Yeah, sorry. Yeah. And sorry was the name of the song. Sorry. Okay. Yes, sorry was a serious song. A serious song. And then we did Cousin Dozen. That was more serious. Which was about doing dozen to your cousin. तो वो भी. You have any cousin in mind that you thought about that? Yeah, obviously मैं नाम नहीं ले सकता. Does she know who she was? No, I hope not. Right. So yes, Lenny, tell us briefly, how did you, पाकिस्तान में बहुत कम मैंने देखे हैं 8 साल के बच्चे जो म्यूज़िक में घुसते हैं, तो हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूज़िक? आपके कोई रोल मॉडल थे? So बेसिकली अली सीन ये था कि जो है मेरे अंकल जो है, मामू जो है, मम्मी के भाई, वो म्यूजिशियन थे, ठीक है, वो गिटार बजाते थे बैक इन द डेज जब यू नो डिस्कोज और कैबरेज और कसिनोज जैसे हम बात करते थे पहले. सो ही वाज यू नो अ म्यूजिशियन and he happened to go to Dubai. So when he happened to go to Dubai, he left his keyboard in my house. ठीक है. तो आपको पता है छोटे बच्चे जैसे होते वो टिंग टोंग करते रहते थे. So apparently he came down and I was doing that in front of him. Probably I was like 7 or 7.5. And he told my dad, that was the first thing I remember as a child. He told my dad, why don't you put him into music? So that's how it all started. And my dad also wanted to learn music, but because of, you know, got married early, then responsibilities and stuff, he could not actually take it a step forward. So basically that's how it started. And then I started my classes with my first teacher, who is Mrs. Deborah. Mrs. Deborah, yeah. And so, she taught you in school या so basically every Saturday एक वीक में क्लास होती थी मेरी, and I used to go to her and she used to teach me the keyboard and then next week again, और वो चलता गया 2 साल तक. Then she had to give a break, she got busy. Then my next teacher was Mr. David Briganza. Then I continued there for like about 3 years and that's how the journey started. Wow. अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस दैट अगर आप पाकिस्तान का म्यूज़िक देखें तो ये बिफोर नाज़िया हसन, बिफोर ऑल दीज पीपल, जो एक्चुअली गोल्डन एरा था पाकिस्तान का, लेट 70s ऑनवर्ड्स. द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, मेजॉरिटी जो बैंड्स थे ना, जो पॉप म्यूज़िक आप सुनते थे, इवन रॉक म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक उस टाइम का था, जैज़, it was all majority Christian people doing it. And आज उसके बाद फिर
थोड़े यू नो सैचुरेट होते गए और म्यूजिक आम होता गया, बट पायनियर्स ये हैं. और हम बात कर रहे थे अबाउट दिस फिल्म आल्सो. बिल्कुल. So I think it's 1979 if I'm not mistaken, and Norman D'Souza के around ये movie बनी. That's what I've heard of. I've not watched it yet. Yeah. But what I've been told is that they've shown the life of 70s in Karachi when there used to be discos, cabarets, casinos, and all that, you know. So it was like happening, and it was like mini Las Vegas kind of feeling. जो हम देखते भी हैं कभी कभी फेसबुक पे पिक्चर्स आती हैं कि मेट्रोपोल स्कर्ट्स में लड़कियां घूम रही हैं, and like it's like alcohol is very open, and it was like a very open, everything was like very open, secular, live and let live, or a tolerance काफ़ी थी उस टाइम वाली. उस टाइम पे the mindset of people compared to now, I think it's very different. So it's sad even. जैसे अभी कोई मुझे बताते हैं कि मेट्रोपोल होटल पे जो क्लब होता था वहाँ पे बॉनी एम ने भी परफॉर्म किया है, जो एक बड़े डिस्को जी बॉनी एम, और even this guy called Dizzy Gillespie. Gillespie. He also came here, and Beatles didn't perform here, but बोलते हैं Beatles came to the airport and they waved out at these people because they had a connecting flight back then. So और भी लोग आए, and The Who की किसी की drum kit रह गई थी किसी. Not the drum kit, the amplifier. I think it's called the Black Spider. Black Spider. तो वो यहाँ पे those people had it. Probably someone has it right now as well. So yeah. Golden eras, man. I wish I was born back then, but but let me tell you, add one thing. Did you get to meet any of these people who performed this era ke? Sir, yes, I was quite fortunate and quite lucky that when I was starting my journey, I remember I was like 14. So I started my journey with one of these, people who I always love to mention. Hilary Ferrado. He's not with us anymore. Johnson Mall, he's not with us anymore. May the soul rest in peace. Norman D'Souza, Gerard Vanderloven, Max Dice, who's again not with us anymore. So right now, Norman D'Souza, who is the guy, who was a part of this band called the Talisman, which was the Talisman, and they were like that band that everyone would want to see. Christian weddings maybe this band was performing, or be band stage Blackjacks was there, Keynotes was there, and Radiations was there. I've only heard about these things, but Talisman, Norman D'Souza was the guy, like the rock star. So people should watch this film 1979. I think 1979. Yeah. Christian community में ये music पहले क्यों आया? Is it because of the gospel? Is it because of the choir, that culture of it, or is it जैसे हमारा hiccup है ना कि वो हराम है और ये वो जो conflict है हमारा वो Christian community में नहीं है. So basically Ali, जैसे हम बड़े होते हैं, right? We are exposed to music. How? I'll tell you. Church. तो church में जब आप जाते हैं, there is a choir. So when you're going for the mass, the services, there is always a choir who is singing. So unknowingly, that is being fed in your head. आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है. But by the time जब आपको समझ में आती है, it's already there. It's in your system. That's what they say a very famous thing about Jews, that बच्चा जब पैदा भी नहीं होता, वो अगर उनको म्यूजिशियन बनाना होता है तो वो शुरू ही करते हैं म्यूजिक सुनाना. There was this very famous thing कि this child, when he got big, when he was like 3 or 4 years old, he started playing the piano. And he didn't even learn how to play the piano. फिर बाप ने बोला था कि this is what I was doing when he was already in the tummy. So ये उसी वक्त बाप सुना रहा था, बजा रहा था, and when he came out, so this is proven scientifically. So it's a fact. So that's how it starts, and then we can take part in the choir. If you play an instrument, you can also be a part of the choir as a guitarist, as a keyboardist, or you want to sing. That's how I started, by the way. I started singing. क्योंकि मुझे शौक था. At what age? Around 9. क्योंकि
वी हैड टू बी एक्सपोज्ड. Yeah. तो choir में भी ये था यार कि अभी मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, so I want to take that guy's place kind of stuff, you know, कि यार कभी तो वो उससे भी सीखते थे देख के यार वो क्या कर रहा है, कैसे करना है, फिर वो बजाना कुछ चीजें पूछ लेना. कैसी थी आपकी वैसे? सिंगिंग मेरी जबरदस्त थी, इसलिए मैं गाता नहीं हूँ. लेनी ने जैसे बोला ना, कॉन्फिडेंस ना, जबरदस्ती मेरी क्यों, किसने क्या बोला? यार देखो, आई एम टीचिंग इन स्कूल एज वेल, राइट? तो 20 साल हो गए हैं, तो वहाँ सिंगिंग ही कर रहा हूँ, कीबोर्ड ही बजा रहा हूँ, तो इतना कर लेता हूँ कि मैं पैसे कमा रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. और जो भी किया है मैंने, छोटी मोटी चीजें ली हैं, यू नो, तो वो मैंने नहीं. Lenny is the most, I call him the most hard-working performer in Pakistan, because इससे ज़्यादा shows करने वाला musician मैंने नहीं देखा. Even आतिफ असलम, माशाल्लाह, even आतिफ असलम जो जितने भी बड़े लोग होंगे वो शायद 4-5 बड़े countries में करते होंगे, but Lenny almost every weekend performs. and हम कराची में कम मिलते हैं, हम एयरपोर्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं. और so yeah, how is it performing in today's Pakistan? क्योंकि आपको मैंने हर फंक्शन, आप कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी देखा है, बड़े शोज, नॉर्मल जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें भी देखा है, फिर आप प्राइवेट पार्टीज में भी देखा है. So what is the difference between doing a concert and a private party? So basically, let me add up something out here. The reason you're saying that I do so many gigs, what is the reason? Not being a musician. No, that's not the reason. The reason me doing gigs is that I play a unique instrument. That is a saxophone. Yeah. So because there's a vacuum and not many people play it, and I've also, you know, taken it to the next level, and I'm very proud of it. Now, I'm not boasting about it, but of course the DJ and sax scene was never done in this part of the country. Yeah. You know, so I did that. Yeah. I played with amazing DJs. Hussain Dosa is one of the best. Shakir is one of the best, and many more. But these two are the ones who I love to play with. Yeah. So जो dance वाला जो culture है, the private parties वाला, I'm coming there first. So this scene is very on. हाँ. चलो DJ तो बजा रहा है, there's background music. Now when you have someone playing live over it and saxophone, and then you're moving, and you know you're a cool guy like me, a cool instrument. So that all adds up to it. बिल्कुल. And sax डाल देता है पार्टी में. sax डाल देता है, बिल्कुल, you know. get you grooving, yeah, for sure. अच्छा, by the way, as I'm talking, मुझे अभी recently I read somewhere, you know, saxophone जब आप बजाते हैं 1 घंटा, वो कितनी कैलोरीज बर्न होती है. लोग मुझे बोलते हैं, how come you're so slim? Do you work out? I do work out, yes I do. Okay. But just tell me, how many calories do you think a saxophonist burns while playing for an hour? I have no idea. Roughly. चलो आप वॉक करते हैं, कितना बर्न करते हैं आप? वॉक करते हैं 1 घंटा. I have no 400 तो saxophone कितना? ऐसे ही रफली पूछ रहा हूँ. इतना ही होगा. 3000 calories. Because you're blowing into it. What Yes. is the breathing? You're blowing into it, you know. Plus you're moving around, you're dancing around and stuff. Stamina बजा रहे हैं. It's not like singing. Yeah. Singing is like, यार, you're singing. इसमें pressure डालना पड़ता है. That's why it's very difficult, and not many people play the saxophone. One of the biggest reasons. और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे परफॉर्मर जो अनफिट होते हैं ना, जैसे सिंगर्स होते हैं जो कॉन्सर्ट्स करते हैं और वो अनफिट होते हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस, मतलब तीसरे गाने पे उनके पसीने और ये मतलब सिंगिंग करते हुए या कुछ होता है. सो आई फील लाइक यू हैव टू बी फिट. You have to be in order to be a live you performer. have to work out, you have to eat healthy, you need to sleep, and I don't do anything of that. So yeah, you just get good genetics and saxophone playing. Probably. I don't know. It's from above. I mean, I don't question it, and I will not question it. Of course, I'm blessed. I'm happy, and I've met amazing people. Also in my life, who always supported me. People like you, people like Norman. I've mentioned, like my school. You know, they've been very supportive. कभी मैं टूर है तो मैं जा रहा हूँ, उनको मैसेज कर रहा हूँ, I'm not coming tomorrow, and they're like, okay. I don't know. बच्चों के लिए हमने सीडी चला लेंगे. वो okay के पीछे क्या है और दिमाग में I want to go there, लेकिन वो okay जब आता है I'm like, it wasn't okay. बात कर रहे थे कि fitness. So basically private parties की बात हो रही थी, and private parties are good. You get to meet a lot of nice people on a very different level, you know, towards the end of the night, everyone's on a very different level. Enjoy भी होता है, you know, plus no one is judging you out there and having fun. अच्छा, normally वैसे as a performer लोग
शादियों से बहुत दूर भागते हैं और इन इवेंट से, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट? मेरी शादी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो? नहीं अच्छा। शादी से नहीं शादी या प्राइवेट फंक्शंस में होता है ना कि वो कोई आ जाता है स्टेज में और लेनी यार वो तो लगाना वो वाला गाना, ऐसा टाइप कोई। Been there, done that. 20 सालों से बजा रहा हूँ। How do you manage that while playing? While playing, जी हाँ करते हैं, वो याद ही नहीं रहता। मेरी कम। But do you have a story जहाँ पे कोई बहुत गुस्सा आ गया हो, कोई किसी ने बहुत ही बदतमीजी ज्यादा कर ली? बदतमीजी तो ऐसा नहीं, you know, by the grace of God ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। थोड़े बहुत लोग लाउड हो जाते हैं। एक मुझे किस्सा ऐसा याद है कि आई हैड गॉन फॉर अ परफॉर्मेंस, सैक्स एंड डीजे वाला सीन था, एंड मैंने एक सेट बजाया और सेकंड सेट पे जो था, जब मैं ब्रेक ले रहा था तो ब्रेक के दौरान एक खातून ने मेरा माइक गिरा के तोड़ दिया। हाँ गुस्से में? गुस्से में नहीं, वो मजे में थी, मजा में वो उसमें थी। हाँ बस मूड में थी। तो उसने जानबूझ के नहीं, लेकिन वो वहाँ पड़ा हुआ था, हाथ लग गया और वो टूट गया। तो जब वो टूट गया, आई कुड नॉट डू माई सेकंड सेट। तो मैं उनको बोला, समझाया, देखें भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं आप ऐसे ही बजा लें। मैं कैसे बजा लूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी कोशिश की, आई डिडंट एंजॉय इट। तो देन मेरा टाइम पूरा हो गया था, मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, यू नो, स्टफ लाइक दैट, एंड आई टुक द पेमेंट बिफोर। तो बाद में डीजे को बोल रहे हैं यार कि इसको बोलो पैसे वापस करे, इसने तो बजाया नहीं, पैसे वापस करे। मतलब दैट इज लाइक रियली, यू नो, स्टूपिड ऑन देम। सो ऐसे बहुत अजीब। मुझे याद है एक बार नया काम शुरू किया था, गाना आया था, तो मुझे इवेंट पे किसी ने बुलाया। अच्छा, ये मुझे किसी ऑब्वियसली आपको कोई बताता नहीं है कि पेमेंट पहले ले लेना। ये जो परफॉर्मर के जो बिजनेस एटिकेट्स होते हैं, ये आपको पता नहीं थे हमें। हम पहुंच गए, हाँ कितने पैसे लोगे, इतने व्हाटएवर, हाँ पहुंच गए वहाँ पे, इवेंट हो गया, एंड में वो कह रहे हैं पैसे तो हमारे पास इतने हैं नहीं, आधे ले लें। और फिर अब बाहर है ना, फैंस पीपल वेटिंग के बाहर निकलेगा, पिक्चर लेंगे, और यहाँ पे मैं निगोशिएशन कर रहा हूँ ना, 40-50 हज़ार की वो नहीं दे रहा मुझे, और कह रहे ये वो नहीं बाद में उससे हैकल कर रहा हूँ और वो बात नहीं हो रही। अचानक से दरवाज़ा लोगों ने धक्का दे के खोल दिया और लोग आ गए। मैं विंडो से फिर भागा हूँ, विंडो से मैंने झप लिए पैसे को बगैर आधे जितने उसने दिए पैसे लेके भागा हूँ। फिर मैं भागा हूँ गाड़ी में बैठ के, और पीछे लोग आ रहे हैं, मैं भाग गया, और I felt so cheated, you know? Sir, I've been there, done that. I've got so many experiences कि मैं बोलते रहूँ तो पता नहीं ये पूरा तुम सारा शो मेरे ऊपर ही हो जाएगा। बट एक मुझे जो याद है ये था कि मैंने शो किया, हाँ ठीक है, और पेमेंट आधी मिल गई, हाँ, और वो जो आधी मिलनी थी ना, वो एंड में मिलनी, वो एंड में ऐसे मिली कि मैंने उनको कंटिन्यूसली व्हाट्सएप किया। पहले वो मेरे पीछे भागते हैं शो से पहले, वो आपके पीछे भागते हो, शो के बाद आप उनके पीछे भागते हो, ये बड़ा सीन है। दे दो यार। सो हुआ ये कि मैंने व्हाट्सएप किया 1 हफ्ते के बाद, फिर 2 हफ्ते के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। बिल्कुल। और एथिक्स यहाँ पे लोगों में नहीं है, बिल्कुल सैडली नहीं है भाई। और म्यूजिक आर्ट में तो है ही नहीं, आर्ट की कदर नहीं है। गाना चाहिए अपने इवेंट पे, पर उसकी कदर नहीं है ना, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर, सबसे बेसिक चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको मैसेज मिला है व्हाट्सएप पे, आपने देख लिया है, आपने सीन कर लिया है, आप ओके येस नो तो लिख सकते हैं। हाँ। व्हाट इज आई वाज बिजी, मतलब आप बिजी नहीं थे कि खोल के इसको देखें। कितना टाइम लगता है ओके लिखने में और नो यस लिखने में? 1 सेकेंड। बिजी, चलो बिजी आप तब हो, हाँ, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, बिल्कुल, आप काम नहीं कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, आप और चीजें नहीं कर रहे हो, या खुदा ना खास्ता बीमार हो, देन इट मेक सेंस यू आर बिजी। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, देन बिजी इज नॉट द वर्ड, इट्स यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। स्पेशली जब आपको किसी को पैसे देने हैं, उसके हक के पैसे। सर लोग ऐसे बोलते नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे तब दे दूंगा। अरे तो स्टॉप बॉदरिंग मी, मांगते हुए प्लीज दे दें, प्लीज दे दें, ऐसा लग रहा है कि अपने को मांग रहे हैं। लोन फिर भाई नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो। फिर ये एटीट्यूड, फिर आप क्या करते हैं? भूल जाओ, भूल जाते हैं, भूल जाओ। और ऐसे बहुत लोगों ने पैसे खाए। सर मैं जब पैसे देता हूँ ना किसी को, तो मैं इस नियत से देता हूँ कि वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं एज ए सदका देता हूँ कि भाई तू ये गया, हाँ तो ये गया। और ऐसा भी हुआ कि पैसे आए, हाँ, मैंने बोला यार ये कहाँ से आए,
बस वो दिए थे किसी को 10 साल पहले, वो उसको ख्याल आ गया बेचारे को। ऐसे भी लोग होते हैं। गैरत जाके दे दो लैनी को। सो या आई मीन ये भी बड़ा सीन होता है फील्ड में, प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो अप फ्रंट आपको पेमेंट करते हैं। ठीक है, शोज से 6 महीने पहले आप लें, स्टेज पे चढ़ने से पहले लें, फिर वो मज़ा भी आता है, आप परफॉर्म करते हैं, लोग भी अच्छे हैं, आपको बोलते हैं आए खाना खाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने का पूछते नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी का नहीं पूछते। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार यू आर डूइंग इट फॉर द मनी, यू गो देयर, आप परफॉर्म करो, पूरा मीटर ऑन करो, घर पे आप खाना खाओ, पानी साथ लेके जाओ, जो भी लेके जाने साथ लेके जाओ। उन्होंने दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल फाइन। तो वैसे जैसे आप इंटरनेशनल देखते हैं, तो कभी आप किसी आर्टिस्ट को बुक करते हैं तो एक राइडर्स लिस्ट आती है कि इस आर्टिस्ट के लिए आपको ये चीज़ें देनी चाहिए। अब वो ज़्यादा डिटेल भी हो सकती है, जैसे कोई आप बोलते हैं, मैंने पढ़ा था कि ब्रिटनी स्पीयर्स कहती थी कि सिर्फ पीले M&M's चाहिए मुझे एक बोल में, इतना भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है जैसे आपको है ना, मेरे लिए ये इक्विपमेंट चाहिए, ये माइक होने चाहिए, ये स्पीकर होने चाहिए। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे राइडर है, वो सिर्फ फूड पैंडा का होता है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ सर, यहाँ पे तो राइडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब इंटरनेशनल यस है। यहाँ पे राइडर, अगर आप बेसिक भी बोलो यार मुझे सैक्सोफोन का माइक चाहिए, हाँ, सिर्फ सैक्सोफोन का माइक, और आपको पता है कि सैक्सोफोन पे माइक लगता है, हर साउंड वाले को पता है ये, वो भी नहीं होता यार, आप अपना नहीं लाए यार। अपना अगर लेकर आना, मैं स्पीकर भी अपना लेकर आता, मिक्सर भी अपना लेकर आता, तुम्हारा होना व्हाट आर यू हियर फॉर यार, आप तो हमेशा अपना लेकर आते हैं। आई सेड व्हाई डिड आई राइट इट। और फिर एक तो ये सीन हुआ, मुझे एक बंदे ने अभी 2 दिन पहले शो पे गया, माइक नहीं उसके पास, क्लिप ऑन माइक लगता है राइट, सैक्सोफोन, मुझे बोल रहा है माइक है कॉर्डलेस माइक, ऐसा दिखा है, वो हैंड माइक दे रहा है मुझे, ऐसा कि मैं एक हाथ से बजाऊं और एक हाथ को यहाँ रखूं मैं, लाइक एक बंदा साथ दे दिया, वो खड़ा, फिर बोल रहा है कोई बात नहीं, बंदा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा परफॉर्मेंस करते वो बैठ जाएगा मेरे साथ, लाइक हाँ लेनी जब घूमे, अच्छा ऊपर माइक नीचे, हम लाइक यार, और गुस्सा भी आ रहा होता है, परफॉर्मेंस भी करनी है, स्ट्रेस भी आप ले रहे हो। हाँ, बिकॉज़ मैंने बोला यार ठीक है, माइक के बगैर बजाया शो मस्ट गो ऑन सर। तो आवाज लोगों को आ रही, बस सैक्सोफोन की आवाज जितनी आनी थी वो आ गई, अभी मैं क्या करूं, आई कांट स्ट्रेस माई सेल्फ फॉर दैट स्टूपिड इडियट। तो यहाँ ऐसे भी कार्टून मिलते हैं हम लोग को। तो लेनी, व्हाई डिड यू गेट इनटू टीचिंग? Wasn't being a performer enough? Good question. Basically, पढ़ाई में कभी नहीं था. You know, so don't even ask how much I've studied because even I don't know. So basically, I flunked my metric papers. हाँ. तो उस टाइम पे ये होता था कि यार पूरा साल आपका जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा. क्या करूँ अभी मैं यार, 14 साल का हूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ. तो डैडी एक स्कूल में जॉब करते थे, लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल. I'm still working there. Yeah, past 20 years I've been still there. सो डैडी ने बोला चलो 1 साल वहाँ लग जाओ, म्यूजिक टीचर, कुछ ना कुछ कर लो. कीबोर्ड बजाता था मैं, 2 दिन जाता था, पैसे कमाता था. दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. So which class, which grade would you teach before? When I started off, I was teaching the kindergarten and you know like the nursery, बच्चे जो 3, 3.5, 4, 5 साल की एज ग्रुप. And then it went up. So अभी now I have students even who are 70 years old. Where all do you teach? Indus Academy. Indus Academy. Ladybird Grammar School, Bayview Academy, British Overseas. That's my morning job. 4 schools. That's my morning job. Yeah. Then I give private lessons. Oh, वो evening. Door to door lessons. किसी को सैक्सोफोन सिखाने के लिए डिफेंस चले गया फेज 8, किसी को कीबोर्ड सिखाने के लिए कीड़िए चले गया, किसी को हम ये लेनी का कॉन्टैक्ट भी डाल देंगे. So in case you guys wanna no free slots available at the moment. No free slots. जब होगा माइक रखना है बंदे के साथ. No, jokes apart, if you're very adamant and you're very interested, I will make a slot for you. That's my promise. But if you're not interested and you just want to do it for the fun, or the parents are pushing the kids, then मजा नहीं आता. You're wasting your money and my time. अच्छा, ये होता है कि पेरेंट्स का शौक था कि हमें सैक्सोफोन, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब आप पहुंच गए. ये होता है, बड़ा होता है, पुश करते हैं, लेकिन वो it doesn't work out because the child is not interested and the child is interested in something else. तो वो बड़ा ऑफ हो जाता है सीन. तो अभी आपने बोला 70 साल का आपका एक स्टूडेंट है. जी, उसका मैं नाम नहीं ले सकता. नाम नहीं ले सकते, बट लेकिन at some point I probably
you'll know who it is. Okay. Because he's like a Big deal. it's a big deal. He's gonna play. He's gonna at some point. He inshallah should play. Yeah. Yeah. So how is it teaching an older person compared to a younger person? So basically pros and cons again. Older person का ये है कि they understand quickly. You अच्छा, know, मुझे ये होता था कि बचपन से अगर किसी को सिखाए तो वो जल्दी उठा लेता है. एक छोटे बच्चे के टेम्परामेंट जो है 5, 6, 7 साल वाली उसको बार बार आपको बताना पड़ता है. बिल्कुल नहीं आएगी बात समझ में. So that patience level compared to teaching an older person is, you know, relatively easy. So yeah, so I prefer working with older Okay. rather than younger. क्योंकि उनको, to tell you the truth, you know, it's more like a time pass when you're young. It's more like doing something and rather than being on the phone. So आजकल parents का ये कि यार at least they're learning some instrument rather than watching iPad or you know Cocomelon on YouTube or whatsoever. You're wasting that hour and you're gaining nothing. Your brain is getting dead. तो म्यूजिक में ये है, मैं बोलता हूँ, you know, music is the science has proven it. It's the only activity that activates most part of your brain. And I'll prove it how. If I give you 2 pens, I say यार एक हाथ से कुछ लिखो, एक हाथ से कुछ लिखो. Can you do it? No. You have to be a genius probably. ठीक है. Now me as a pianist, I am controlling my 10 fingers at one given time. ये उंगली कुछ और कर रही है, ये उंगली कुछ और कर रही है. ठीक है. Then if I'm singing a song, जैसे स्कूल में करता हूँ, फिर भी तो मैं लिरिक्स याद कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, की में भी की में गा रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ, मैं बीट फॉलो कर रहा हूँ, मैं टोन वॉल्यूम को देख रहा हूँ, एक्सप्रेशंस भी डालने होते हैं, अदायगी भी डालनी होती है. Then when you're controlling 40 kids, you're playing, you're singing, and you're keeping an eye on who is being naughty and who is disturbing the class. So you're doing so many things unknowingly and your brain becomes so active. So I would say a child should learn one instrument in their life. For sure. Bilkul. And if you do want to get into it, especially being you know, keyboard play करना है, which is very, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ड्रम किट लेके दे देते हैं और फिर बच्चा ढूंढना लगा होता है और शोर शराबा. बट कीबोर्ड की अच्छी बात है, आप हेडफोन लगा सकते हैं और यू नो किड कैन प्रैक्टिस एंड कीबोर्ड. आई गेस बहुत सारे म्यूजिशियन when I work on a track, we sit down on the keyboard. That's where हम गाना बनाते हैं कि अच्छा इसका बेसिक ढांचा कीबोर्ड पे बनेगा. So yeah, thank you so much Lenny for coming over. Thank you for having me over. And guys, please get in touch with Lenny if you're serious about learning an instrument and being a musician. He's one of the hardest working man, like I said, and he's very honest with his work. So thank you Lenny for being a musician. Thank you. I've seen you in many shows. जब भी मैं कोई पार्टी में गया हूँ Lenny perform कर रहा है तो मैं नाचता हूँ. No bro, you always support. You know, the only thing I like about you, I mean one of the only things I like about you. The only thing I like about you is support. No, you're a good friend, you're a good guy, and you always remember me, whether you know it's a song, it's a podcast, it's a party. So that's really you know, thoughtful of you, bro. I hope we continue being friends. Inshallah, definitely. And thank you so much. Catch you in the next episode, guys. Bye bye.